हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में। ये हमारा लोचेन सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री से है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन समितियों को और उन आयोगों को देखेंगे जो भारत में ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और इनका क्या ज़रूरत था, इनका उद्देश्य क्या था, इन समितियों को बनाने का, ये भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये हमारा लोचेन सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनाम आयोग। इनाम आयोग जो है वह 1852 ईस्वी में बनाया गया था इस आयोग को, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था उनका नाम था इनाम, और ये जो डलहौजी के शासनकाल में इस आयोग को बनाया गया था, ठीक है। तो डलहौजी के शासनकाल में इनाम आयोग बनाया गया था। यह भूमि संबंधी विवेचना के लिए बनाया गया था इस आयोग को। इनाम आयोग में ये कहा गया था कि जो कर रहित भूमि है, यानी कि ऐसी भूमियों के बारे में पता लगाना है जिस पर सरकार को कर नहीं मिल रही है, टैक्स नहीं मिल रही है, या जो कर से वंचित है, जो भूमि मतलब कर से वंचित है, उनका पता लगाना है, उन्हें जब्त करना है और उन पर कर लगाने की व्यवस्था करना है। ये जो कार्य था ये इनाम आयोग के अंतर्गत किया गया था। 1852 ईस्वी में इनाम आयोग को लाया गया था। यह डलहौजी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग जो है यह 1880 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बनते हैं रिचर्ड स्ट्रेची, और ये लीटन के काल में लाया जाता है। तो लीटन के काल में दुर्भिक्ष आयोग लाया जाता है। ये अकाल निवारण हेतु होता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल के समय भारत में अकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे, मतलब बार बार अकाल पड़ रहे थे। तो इसके बारे में यहाँ पर जांच करना, अध्ययन करना, और साथ ही साथ किस तरह से राज्य यहाँ पर अकाल से लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया था दुर्भिक्ष आयोग के अंतर्गत। ये 1880 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में आया था, और इसके अध्यक्ष जो थे इनका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट आगे देखते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में इसको गठित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था विलियम हंटर। तो विलियम हंटर के अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया जाता है, और रिपन के काल में इसे गठित किया जाता है। और इसका कार्य होता है शिक्षा का विकास, यानी कि हंटर आयोग का जो भारत में काम था वह शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना था। भारतीय शिक्षा में सुधार की जो व्यवस्था थी, मौलिक जो मतलब जो मौलिक व्यवस्थाएं होती है उन पर ध्यान देने की यहाँ पर बात होती है हंटर आयोग के अंतर्गत। एचिन्स आयोग जो है नेक्स्ट हमारा एचिन्स आयोग, ये 1886 ईस्वी में इसको गठित किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे वो चार्ल्स एचिन्स थे, एचिन्सन थे, सॉरी चार्ल्स एचिन्सन इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में यहाँ पर इस आयोग को लाया जाता है। इसमें नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या की वृद्धि की बात की जाती है, वृद्धि पर विचार किया जाता है, यानी कि जो नागरिक सेवाएं थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने की बात की जाती है एचिन्सन आयोग के अंतर्गत, जो कि 1886 ईस्वी में लाया जाता है। ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आता है, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था चार्ल्स एचिन्सन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अफीम आयोग। तो नेक्स्ट हमारा जो है अफीम आयोग। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में लाया जाता है, और ये लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया जाता है। तो लैंसडाउन के कार्यकाल में अफीम आयोग को लाया जाता है। अफीम सेवन को रोकने के लिए इस आयोग को बनाया जाता है अफीम आयोग, जो कि लैंसडाउन के कार्यकाल में 1893 ईस्वी में लाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है हर्सेल समिति। हर्सेल समिति जो है 1893 ईस्वी में इसे लाया जाता है हर्सेल समिति को, और हर्सेल समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था हर्सेल। हर्सेल समिति जो है लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया जाता है, और ये टकसाल संबंधी जो सुझाव हैं उसको प्रदान करता है। टकसाल जो टकसाल के जो उद्योग होते हैं उसमें इसका किस तरह से उसको विकसित किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस समिति के अंतर्गत सुझाव दिए जाते हैं टकसाल संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है। दुर्भिक्ष आयोग जो है वह 1892 ईस्वी में लाया गया था।
देखिए दुर्भिक्ष आयोग जो था 1898 ईस्वी में लाया गया था। जेम्स लायल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जेम्स लायल की अध्यक्षता में 1898 ईस्वी में दुर्भिक्ष आयोग को लाया जाता है और ये एलिंगन के कार्यकाल में लाया जाता है 1898 ईस्वी में दुर्भिक्ष आयोग को। इसमें ये कहा जाता है कि जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग था उसके बारे में उसकी जो रिपोर्ट है उस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग था उसके रिपोर्ट पर विचार किया जाता है दुर्भिक्ष आयोग 1898 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं 8वां नंबर पर दुर्भिक्ष आयोग फिर से आता है 1901 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एंथनी मैकडोनल्ड। एंथनी मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में फिर से एक दुर्भिक्ष आयोग आता है और ये कर्जन के कार्यकाल में आता है और कर्जन के कार्यकाल में द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया जाता है। दुर्भिक्ष आयोग क्यों लाया गया था, ये अकाल की स्थितियों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 दुर्भिक्ष आयोग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हर्सेल समिति जो था वह टकसाल, यानी कि टकसाल यहाँ पर सिक्के छापने वाला, आपको शायद मालूम होगा सिक्के जहाँ पर बनती है, जहाँ पर ढाली जाती है उसको टकसाल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिंचाई आयोग। नामा हमारा जो है सिंचाई आयोग, नाम से ही पता चलता है कि सिंचाई के सुधार के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। तो 1901 ईस्वी में ये बेल्यूवन स्कॉट के अध्यक्षता में इस आयोग को लाया जाता है, सिंचाई आयोग को, और ये कर्जन के कार्यकाल में आता है। इसमें सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है। ठीक है, वित्तीय विचार किया जाता है कि पैसा किस तरह से लगाया जाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ये भी नाम से समझ में आता है कि ये भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करेगा ये आयोग। ये 1902 ईस्वी में थॉमस रेले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग को लाया जाता है। ये कर्जन के कार्यकाल में आता है जो कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग जो है 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में इसको लाया जाता है और ये भी कर्जन के कार्यकाल में होता है। इसमें पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग को लाया जाता है कि पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में फ्रेजर आयोग जो है विचार करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इस्लिंगटन आयोग जो है 1912 ईस्वी में इस्लिंगटन आयोग को लाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था इस्लिंगटन और इन्हीं के नाम पर इस्लिंगटन आयोग बनता है और ये हार्डिंग्स के कार्यकाल में आता है। हार्डिंग्स के कार्यकाल में इस आयोग को लाया जाता है, इस्लिंगटन आयोग को। इसमें नागरिक सेवाओं में भारतीयों की जो हिस्सेदारी है उस पर विचार किया जाता है कि उसको बढ़ाना है, घटाना है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर विचार किया जाता है इस्लिंगटन आयोग के अंतर्गत, जो कि लॉर्ड हार्डिंग्स के कार्यकाल में आता है। मैकलेगन समिति जो है ये 1914 ईस्वी में लाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष है वह मैकलेगन है और ये हार्डिंग्स के कार्यकाल में आता है। इसमें सरकारी वित्तीय अवस्था से जो संबंधित सुझाव है उस पर बात किया जाता है। ठीक है, तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव इसमें दिया जाता है मैकलेगन समिति के अंतर्गत। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि सैंडलर आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1917 ईस्वी में आता है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था माइकल सेडलर। ठीक है, माइकल सेडलर इनका नाम था अध्यक्ष का और ये चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में आता है। ये इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों को जांच के लिए लाया जाता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, उन सारी चीजों को जांचने के लिए इस आयोग को लाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भारतीय छटनी समिति। ये 1923 ईस्वी में लाया जाता है और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था लॉर्ड इंचकैप के इनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय छटनी समिति
समिति का, और ये रीडिंग के कार्यकाल में आता है, जो कि शिक्षा संबंधी विचार के लिए भारतीय छठवीं समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं ली आयोग। ली आयोग जो है 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है। ली आयोग का गठन 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली के अध्यक्षता में किया जाता है, और उस समय जो कार्यकाल था वह रीडिंग का कार्यकाल था। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की जाती है, और लोक सेवा आयोग की जो गठन है 1926 ईस्वी में किया जाता है। ये डेट भी याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग की जो गठन है 1926 में किया जाता है। आगे देखते हैं सेंडहर्ट्स समिति। 17वां है सेंडहर्ट्स समिति। 1925 ईस्वी में इसको लाया जाता है सेंडहर्ट्स समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एंड्रयू स्किन। एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में जो सेंडहर्ट्स समिति लाया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रीडिंग, और इसमें भारतीय सेना का भारतीयकरण करने पर विचार किया जाता है। भारतीय सेना का भारतीयकरण करने का विचार 1925 ईस्वी में एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में लाया गया जो समिति था सेंडहर्ट्स समिति, उसमें इसका विचार किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बटलर समिति। बटलर समिति जो है 1927 ईस्वी में बटलर समिति का गठन किया जाता है। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। हरकोर्ट बटलर अध्यक्ष बनते हैं बटलर समिति के, और ये इरविन के कार्यकाल में इसको लाया जाता है। इसमें होता यह है कि देसी राज्य एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार किया जाता है कि किस तरह से इनके बीचों का संबंध रहेगा। साइमन आयोग। साइमन आयोग जो है 1927 ईस्वी में जॉन साइमन के अध्यक्षता में आता है। जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन आयोग बनता है, और ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इसको लाया जाता है। तो ये 1919 के अधिनियम के समीक्षा हेतु इसको बनाया जाता है, जो है साइमन आयोग। ठीक है, साइमन आयोग जॉन साइमन के अध्यक्षता में बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इसको लाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर आगे है कि लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग जो है 1928 ईस्वी में लिनलिथगो के अध्यक्षता में लिनलिथगो आयोग लाया जाता है, और ये इरविन के कार्यकाल में आता है। इसमें कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता है कि कृषि को किस तरह से बेहतर किया जाए भारत में, इन सारी चीज़ों के बारे में। हिटले आयोग जो है 1924 ईस्वी में जे.एच. हिटले के कार्यकाल हिटले के अध्यक्षता में आता है। ये इरविन के कार्यकाल में इसको लागू किया जाता, मतलब इरविन के कार्यकाल में इस आयोग को लाया जाता है हिटले आयोग, और ये जे.एच. हिटले के अध्यक्षता में इसको गठित किया जाता है 1928 ईस्वी में। इसमें श्रमिकों की स्थिति पर विचार किया जाता है कि श्रमिकों की स्थिति कैसी है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर विचार किया जाता है हिटले समिति के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टार देकर बताया गया कि 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा है 22वां नंबर पर जो है वह लिंडरसे आयोग। लिंडरसे आयोग जो है 1929 ईस्वी में लिंडरसे के द्वारा लिंडरसे के अध्यक्ष में इसको बनाया गया था, और ये इरविन के कार्यकाल में आता है। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु यहाँ पर इसको लाया जाता है। तो मिशनरी शिक्षा वही ईसाइयों की शिक्षा पद्धति पर यहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भारतीय वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग का जो गठन वर्ष है वह 1929 ईस्वी में है, और इसके अध्यक्ष थे फिलिप होटर्ग। होटर्ग इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1929 ईस्वी में भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है, और ये इरविन के कार्यकाल में आता है। इसमें शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसको लाया जाता है भारतीय वैधानिक आयोग को। सप्रू समिति। नेक्स्ट हमारा है सप्रू समिति। सप्रू समिति जो है 1934 ईस्वी में लाया जाता है, और इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू।
तेज बहादुर सप्रो जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1934 ईस्वी में सप्रो समिति को लाया जाता है और ये वेलिंगटन के कार्यकाल में इसको लाया जाता है। ये बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करता है कि बेरोजगारी की क्या समस्या है, इन सारी चीजों पर जो है सप्रो समिति समीक्षा करती है। इसे 1934 ईस्वी में गठित किया जाता है। भारतीय परिसीमन समिति, भारतीय परिसीमन समिति 1935 ईस्वी में लाया जाता है और इसमें लैरी हैडमंड के अध्यक्षता में इसको बनाया जाता है। लैरी हैमंड के अध्यक्षता में इसको बनाया जाता है भारतीय परिसीमन समिति, और ये विलिंगटन के कार्यकाल में लाया जाता है। और इसमें ये किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की जो है वो अवस्था है, तो यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों मतलब क्षेत्रों के अवस्था की, ये क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन सा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा। राष्ट्रीय योजना समिति जो है 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये लेनिलिथगो के कार्यकाल में लाया जाता है। ये आर्थिक योजना थी, ठीक है, तो आर्थिक योजना थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और ये लेनिथगो के कार्यकाल में लाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग जो है 1942 ईस्वी में स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के का अध्यक्षता में लाया जाता है। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में 1942 ईस्वी में क्रिप्स आयोग लाया जाता है, इसको गठित किया जाता है। इसका ये लेनिथगो के कार्यकाल में आता है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु इसको लाया जाता है क्रिप्स आयोग को। नेक्स्ट आगे देखते हैं कैबिनेट आयोग 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में आता है। पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में, और ये पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में कैबिनेट आयोग आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि कैबिनेट आयोग 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में आता है और उस समय वेवेल कार्यकाल के पद पर थे, वेवेल के कार्यकाल में आता है ये कैबिनेट आयोग, और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर इसमें विचार किया जाता है कैबिनेट आयोग के अंतर्गत। फिर से दुर्भिक्ष जांच आयोग आता है 1943 ईस्वी में। सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये वेवेल के कार्यकाल में आता है। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु इसमें जांच जो भी प्रक्रिया थी उन पर बात किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम यहाँ पर सार्जेंट आयोग जो है 1944 ईस्वी में जॉन सार्जेंट के अध्यक्षता में आता है 1944 ईस्वी में, और ये वेवेल के कार्यकाल में इसको लाया जाता है। ये शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग को गठित किया जाता है, सार्जेंट आयोग को। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो भारतीय प्रेस का विकास, इन पर हम देखेंगे कि उस समय यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस तरह से प्रेस काम कर रही थी। प्रेस का मतलब न्यूज, अखबार, इन सारी चीजों से यानी कि मीडिया से होती है। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो भारतीय प्रेस पर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।